नंबर 1 है हमारे पास, नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना occurring in nature which could serve as a reasonable time standard। कहता है कि कोई नेचुरल फिनोमेना से एग्जांपल दें जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं। टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, टाइम स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त एक सेकंड है, मिनट है, मंथ है, डे है, मंथ है, ईयर है। बात नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही? बेटा साउंड आ रही है जी? उधर किसी एक का अगर इशू है तो नेट का इशू हो सकता है। अच्छा जी, टाइम स्टैंडर्ड हमारे पास ये है, सेकंड हम बल्कि यूनिट ऑफ टाइम सेकंड ज्यादा यूज करते हैं, मिनट भी है, मंथ भी है, डे भी है। टाइम स्टैंडर्ड की खास बातें ये हैं, एक तो फिक्स ड्यूरेशन होना चाहिए, ड्यूरेशन में कमी बेशी ना हो, और दूसरा वो रिपीटेशन भी होना चाहिए, फिक्स ड्यूरेशन रिपीट भी कर रहा हो अपने आप को। अच्छा बेटा, जिस तरह सेकंड का एक फिक्स ड्यूरेशन है और सेकंड अपने आप को रिपीट भी करता है, एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड, दूसरे के बाद तीसरा सेकंड, तो हम इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। कहता है कि नेचुरल फिनोमेना से ऐसी कोई एग्जांपल दें जो अपने आप को रिपीट भी करती है फिक्स ड्यूरेशन। तो उसमें मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी लास्ट टाइम, मून की ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन मून की, और मून की ऑर्बिटल मोशन अराउंड अर्थ, और ये अपने आप को फिक्स ड्यूरेशन के बाद रिपीट भी करते हैं। और ये हमारा इस्लामिक टाइम स्टैंडर्ड, इस्लामिक वो जो कैलेंडर है मून के हिसाब से, उसकी ऑर्बिटल मोशन के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, हम टाइम स्टैंडर्ड लेते हैं। हमारा रमज़ान और इस तरह की सारी चीज़ें जो है हमारी चांद के हिसाब से होती हैं। इसी तरह टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे अर्थ की स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, अर्थ की स्पिन मोशन से जो अराउंड सन कर अर्थ करते हैं, ये सन है लेट से, और ये अर्थ उसके का ऑर्बिट है। अर्थ अपने ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल मोशन 365.25 डेज में कंप्लीट करती है, इस तरह से साल बनता है। और अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन जो है वो 24 आवर में कंप्लीट करती है, इस तरह डे बनता है। ये नेचुरल फिनोमेना और ये रिपीट भी करता है। इसी तरह कोई क्रिस्टल हो आपके पास, उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम है, बल्कि हर मैटर के अंदर, हर सॉलिड के अंदर एटम वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन जो है वो भी एक फिक्स ड्यूरेशन है और अपने आप को रिपीट करती है, प्रोवाइडेड दैट आप टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो इसके ड्यूरेशन पे, इसके एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ता है। अलबत्ता फिक्स ड्यूरेशन के साथ क्या करता है, बल्कि टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के साथ। तो ये भी है क्रिस्टल के अंदर एटम की वाइब्रेशन, और सीजियम एटम की वाइब्रेशन से आपने सेकंड को डिफाइन किया है। इसी तरह आपकी हार्ट बीट भी एक नेचुरल फिनोमेना है जो फिक्स ड्यूरेशन पर रिपीट करता है, प्रोवाइडेड दैट नॉर्मल सूरत-ए-हाल हो आपकी, हाँ आपको टेम्परेचर हो जाए, या आपका गुस्सा हो किसी चीज़ पे, या आपको खुशी हो, इन सिचुएशन से हट के इसको भी आप टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। तो बेटा ये था हमारे पास पहला पार्ट, पहला शॉर्ट क्वेश्चन कि टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर नेचुरल फिनोमेना की एग्जांपल दें जो एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ड्रॉबैक इन यूजिंग सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। यानी सिंपल पेंडुलम को आप टाइम, उसकी वाइब्रेशन से आप टाइम स्टैंडर्ड के लिए यूज करते,
इसके ड्रॉबैक बताइएगा। बेटा सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करना शुरू कर दे तो वाइब्रेशन का रिपीट करती है, इसकी वाइब्रेशन पीरियोडिक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड होता है आपने मेट्रिक में पढ़ा है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय G। अब बेटा कहता है कि सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशन अपनी रिपीट भी करता है विद दिस टाइम पीरियड, तो फिर इसमें ड्रॉबैक क्या है, फिर इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज क्यों नहीं करते? बेटा सिंपल पेंडुलम में क्या ड्रॉबैक है कि इसके टाइम पीरियड को इतने फिक्स, इस टाइम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं यूज करते? तो दोनों लिहाज से, एक तो फिक्स ड्यूरेशन की बात करें और एक रिपीट वाली, तो दोनों लिहाज से इसमें ड्रॉबैक है। सबसे पहले फिक्स ड्यूरेशन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करता है। अब लेंथ चेंज हो जाती है पेंडुलम की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी समर में थोड़ा टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, किसकी, स्ट्रिंग की, और विंटर में जब टेम्परेचर कम हो जाता है लेंथ कम होती है, थोड़ी बहुत ही होती है लेकिन हो जाती है, लिहाजा लेंथ में भी वेरिएशन के चांस है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो टाइम पीरियड भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज होती है, कराची में जी की वैल्यू और है और माउंट एवरेस्ट पे जी की वैल्यू और है, लिहाजा स्पेस चेंज करें तो जी चेंज हो जाती है, जी के चेंज होने से भी टाइम पीरियड चेंज होता है। इस तरह से ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है जी, लिहाजा हाँ जी नियर द सरफेस यूनिवर्सल कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन स्पेस चेंज करने पे जी की ग्रेविटेशन फोर्स चेंज होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जो लगती है, इस तरह से स्पेस चेंज करने से जी की वैल्यू भी चेंज होगी, टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ये दो ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से आपने कहा फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। फिर तीसरी बात बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में एक तो मीडियम में ज्यादा हम एयर लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस भी जब ये वाइब्रेट करता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी एनर्जी जाया होती है और आस्ता आस्ता इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होते 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 बिल आखिरी स्टॉप हो जाता है। जब स्टॉप हो गया पेंडुलम तो उसके बाद ये रिपीट अपनी वाइब्रेशन को नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट सॉरी ये टाइम पीरियड में ये भी एक ड्रॉबैक है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इसकी वाइब्रेशन स्लो होते 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 बिल आखिरी स्टॉप कर जाती है। फिर बेटा ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग भी क्या है, इनएक्सटेंसिबल नहीं है, वेटलेस नहीं है, वेटलेस ना होने की वजह से ये भी रेजिस्टेंस बियर, इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बियर करनी पड़ रही होती है, लिहाजा वो भी रिकॉर्ड बनती है इसकी वाइब्रेशन में। इस तरह देखिए मोटा रस्सा ले ले आप, उसके साथ बाप को लटका दे तो वो तो बहुत कम वाइब्रेट करता है, धागा ले तो ज्यादा वाइब्रेट करता है। इसका मतलब जितना कम वेट वाली स्ट्रिंग होगी इतना ही ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन करेगा, रेजिस्टेंस कम होगी। तो वेटलेस अगर स्ट्रिंग है तो बेटा बिल्कुल रेजिस्टेंस उसकी तरफ से नहीं होगी, जबकि वेटलेस स्ट्रिंग बनानी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग है मैटर का कुछ ना कुछ वेट कुछ ना कुछ मैस होता है, तो लिहाजा ये भी तो चार ड्रॉबैक्स हैं। लेंथ यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जी कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं है, सो टाइम फिक्स ना हो, फिक्स ड्यूरेशन हो तो टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हम। फिर बेटा इसकी रिपीटिशन भी नहीं होती है, रेजिस्टेंस बिल आखिर इसको रोक लेती है और इसकी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं बना सकते, तो लिहाजा ये टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ये ड्रॉबैक फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ड्यू टू व्हिच सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट यूज एज अ टाइम स्टैंडर्ड। बेटा चैप्टर 7 में भाई जब मैं बात कर रहा हूँ समझाऊंगा नहीं, चैप्टर 7 में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन वी रियलाइज इन आइडियल सिंपल पेंडुलम, उसका भी आंसर यही होगा कि हम आइडियल को रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये अभी डिस्कस करूंगा, टाइम बहुत लग जाएगा तो यही कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 units for amount of substance that is mole and kilogram,
Why we find it to have 2 units for amount of substance, that is mole and kilogram. Beta, mole is the unit of amount of substance और केजी में क्या है, केजी में भी हमें मैटर का मैस पता चलता है और मैस से हमें क्या पता चलता है, ज्यादा मैस है तो सब्सटेंस की अमाउंट ज्यादा है, तो लिहाजा केजी में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही बता रहा हूं। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास 2 यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में भी मेजर करते हैं और केजी में भी मेजर करते हैं। और ये why we find it useful to have 2 units for amount of substance, that is mole and kg। क्वेश्चन ये है बेटा, मोल में भी हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं। लेट्स से 10 मोल की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगी 5 मोल से। केजी, लेट्स से एक बॉडी का मास 10 केजी है, एक का मास है 5 केजी, तो सब्सटेंस की अमाउंट किसमें ज्यादा है, 10 केजी में। लिहाजा ये भी हमें क्या देती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सेम एक ही चीज के लिए 2 यूनिट्स क्यों हैं और दोनों बेस यूनिट्स? बेटा इसका जवाब, बेटा जब आप मोल में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस काउंट करके हम लेते हैं और केजी में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखें जब माइक्रो लेवल पे बात हो, माइक्रो लेवल पे मसलन एटम, मतलब ये डॉट है, इस डॉट में कहा जाता है मिलियंस ऑफ एटम है, बल्कि यहाँ पर इस डॉट में क्या इस डॉट का मैस मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ अमाउंट बतानी है तो हम किस तरह करेंगे, गिन के अमाउंट, नंबर ऑफ एटम गिन के हम यहाँ अमाउंट बताएंगे कि इस डॉट के कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। बेटा अगर व्हाइट बोर्ड के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बतानी हो तो क्या व्हाइट बोर्ड के क्या एटम को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, यहाँ तोल के मेजर करके केजी में। तो बेटा मैक्रो लेवल पे यानी बड़े लेवल पे जब आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करनी हो तो वो काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ एटम, वहां पे केजी में हम तोलते हैं। और छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिन नहीं सकते, सॉरी मेजर नहीं कर सकते, छोटे लेवल तोल नहीं सकते, हमारे पास कोई तराजू नहीं है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, गिननी पड़ती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एटम की तादाद काउंट करनी पड़ती है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर मोल में दिखानी है तो हम काउंट करके दिखाते हैं और वो बहुत छोटी अमाउंट को हम दिखा रहे होते हैं। और बड़ी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस बड़ा हो तो वहां पे हम काउंट नहीं कर सकते नंबर ऑफ एटम को, तो वहां पे हमें मेजर करके केजी में। तो इस लिहाज से दोनों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दोनों यूनिट्स ऑफ amount of substance are useful. Why we find it useful to have 2 units for amount of substance, that is mole and kg. Question number 4 है 3 stones measure the length of needle with the help of meter rod calibrated in millimeter. The length is 0.1245 2145 meter, 0.21 meter, 0.214 meter. Which one is correct and why? 3 stones measure the length of needle with the help of meter rod calibrated in millimeters. यानी वो जो मीटर रॉड यूज कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर है, वो मिलीमीटर से ज्यादा की तादाद, मिलीमीटर से छोटी लेंथ को मेजर नहीं कर सकता। तो लेंथ आती है, एक स्टूडेंट कहता है लेंथ आती है 0.2145 मीटर, दूसरा कहता है 0.21 मीटर है, तीसरा कहता है 0.214 मीटर है। तीनों में से दुरुस्त कौन है? तो बेटा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट फिगर की है। एक कहता है 4 है, एक कहता है 2 है, एक कहता है 3 है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो बेटा हम जब लीस्ट काउंट देखें तो लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.001 मीटर।
यानी वो जो मिलीमीटर राड है जिस निडल की लेंथ में करनी मीटर है उसका लीस्ट काउंट 0.001 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आप मेजरमेंट में पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही मेजर कर सकते हैं, लीस्ट काउंट तक ही मेजर कर सकते हैं। सो दिस वन इज द एक्यूरेट रीडिंग विद रेस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट तक जा सकते हैं इक्वल टू लीस्ट काउंट। सो दिस इज करेक्ट। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। An old saying is that a chain is as stronger as its weakest link. What analog statement can you make regarding experimental data used in computation? A chain is as stronger. Chain strong होगा as its weakest link, जितने इसके लिंक से देखेंगे कि वीकेस्ट लिंक पर डिपेंड करेगा कितना स्ट्रांग है। ये एक पुरानी कहावत है। कहावत क्या होती है? अपेरेंटली जुमला कोई और होता है और मीनिंग कोई और होता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, न कोई आज तक आसमान से गिरा और आसमान से गिरने वाले की आसमान तक गया कौन, और गिरने वाले की बोटियां भी न मिले, हवा में ही जनाब मौलक हो जाए तो खजूर में आके उठकेगा कैसे। तो मतलब इसका ये है कि एक मुसीबत से निकला दूसरी में अटक गया। सांप का काटा वो रस्सी से डरता है, मीन्स के खौफ की वो कैफियत बता रहा है। तो कहावत इस तरह की होती है। तो यहाँ भी कहता है कि कहावत ये है कि a chain is as strong as its weakest link. What analog statement can you make regarding your computation data used in physics, used in experiment? तो एक्सपेरिमेंट में, फिजिक्स में, मेजरमेंट में इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे इस कहावत को, इस ओल्ड सेइंग को। तो बेटा हम यहाँ पर प्रेसिजन और एक्यूरेसी के लिहाज से बात करेंगे। तो बेटा चेन स्ट्रांग है, ये रिजल्ट है, और लिंक क्या है, ये प्रोसेस से कड़ियां जुड़ेंगी तो चेन बनेगा। बेटा प्रोसेस में हम मेजरमेंट में प्रेसिजन लेते हैं, और जिन बच्चों ने प्रेसिजन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा वो देख लें एलएमएस पे जाके, और रिजल्ट हम एक्यूरेसी में लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होती है इतनी लेस एक्यूरेट होती है, और हम कहते हैं जो लेस प्रिसाइज होती है वो मोर एक्यूरेट होती है। ये हमने प्रेसिजन और एक्यूरेसी वाले टॉपिक में पढ़ा है कि लेस प्रिसाइज इज द मोर एक्यूरेट। वीकेस्ट लिंक जिस चेन के होंगे वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जितनी लेस प्रिसाइज मेजरमेंट होगी इतनी क्या होगी, मोर एक्यूरेट होगी। इस तरह से इसको हम अप्लाई करते हैं किसमें, हम मेजरमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। आप स्टॉपवॉच से के जरिए आप टाइम पीरियड मेजर करते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल एरर हैं। स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं आप टाइम पीरियड मेजर करने के लिए सिंपल पेंडुलम का। कैसे करते हैं, इधर सिस्टम वाइब्रेट करवा देते हो, जैसे स्टॉप वॉच हम दबा देते। स्टॉप वॉच में टाइम मेजर करके रहती है, इसकी 10 वाइब्रेशन 20 का हम टाइम मेजर कर देते हैं। वहां से हम टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन से हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड। तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। तो कहता ये है कि स्टॉप वॉच यूज करके हम जब पीरियड मेजर करते हैं, टाइम पीरियड मेजर करते हैं सिंपल पेंडुलम का, तो इसमें एरर क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहले स्टॉप वॉच में 0 एरर हो सकती है, और स्टॉप वॉच में एरर हो तो वो क्या है, सिस्टमैटिक एरर है, वो सब कहलाएगी। तो लिहाजा एक तो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर के चांस है। दूसरी बात हमारे पास बेटा, हम स्टॉप वॉच और सिंपल पेंडुलम को जरूरी नहीं है सेम टाइम पे हम स्टार्ट करें।
आखिरी सेम टाइम पे जब मतलब 30 वाइब्रेशन पूरी होने से इसको स्टॉप कर लें, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हम कर सकते हैं इसमें, तो ये पर्सनल एरर हो सकती है। यानी पर्सनल एरर के चांस में हमारी तरफ से भी गलती हो सकती है। और फिर बेटा क्या है, रैंडम एरर तो ऑलवेज उसकी अनडाउन रीजन होती है, वो तो होती है मेजरमेंट में। लिहाजा तीनों तरह की एरर पॉसिबल है इस मेजरमेंट में। कौन कौन सी? सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर और रैंडम एरर। बेटा यहां तक does dimension analysis gives any information about the constant of proportionality used in algebraic expression। कहता है कि क्या डायमेंशन एनालिसिस से हमें उस कांस्टेंट के बारे में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वो कांस्टेंट जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यूज होता हो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है डायमेंशन लेसन। क्या हम डायमेंशन लेसन मेथड से अलजेब्राइक कांस्टेंट, अलजेब्राइक का कांस्टेंट जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या नहीं देता? तो बेटा बात यह है कि डायमेंशनल एनालिसिस, पहले थोड़ी सी डिटेल फिर आखिर में शॉर्टली इसका जवाब बनेगा। डायमेंशन एनालिसिस हर उस क्वांटिटी या कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो क्वांटिटी या कांस्टेंट जिसकी यूनिट होती है। मसलन बेटा हमारे पास फिजिक्स में कुछ कांस्टेंट यूज होते हैं, जिस तरह एफ इज इक्वल टू ठहरे के कांस्टेंट का हम टाइप्स पे चले जाते हैं। कांस्टेंट है हमारे पास हैविंग यूनिट एंड डायमेंशन, और इधर हम लिख लेते हैं यूनिटलेस। यूनिट जिनकी होती है फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। यहाँ एक और लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट शायद आपको। फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू ri। यहाँ r की क्या बाकायदा यूनिट भी है और डायमेंशन भी है रेजिस्टेंस की। यहाँ g की यूनिट बाकायदा निकलती है, डायमेंशन निकलती है। तो नहीं चेक कर लें। अच्छा, तो वो कांस्टेंट जिनकी यूनिट होती है, फॉर एग्जांपल ये, उन कांस्टेंट की डायमेंशन भी होती है। लिहाजा जिनकी डायमेंशन होती है उनके डायमेंशन से उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब जो यूनिटलेस है, यूनिटलेस हमारे पास फॉर एग्जांपल इन फिजिक्स भी यूनिटलेस कांस्टेंट होते हैं, इन अलजेब्रा भी अलजेब्रा में होते हैं यूनिटलेस हैं, अलजेब्रा में नंबर होते हैं। फिजिक्स में फॉर एग्जांपल पाई है आपके पास, पाई क्या यूनिटलेस है। अलजेब्रा में लेट्स से हम लिखते हैं x इज डायरेक्ट इक्वल टू ky, तो यहाँ x भी नंबर, y भी नंबर, k भी नंबर। तो ये जो k है ये अलजेब्राइक कांस्टेंट है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम कांस्टेंट लेके आए, ठीक हो गया। तो लिहाजा जिनकी जो यूनिटलेस होते हैं उनके बारे में डायमेंशनलेस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा था डज डायमेंशनलेस गिव्स एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज्ड इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी इधर के बारे में पूछा ही नहीं क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ पूछा है। तो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट, जो आंसर ऑफ क्वेश्चन का ये स्टार्ट होता है। पहले तो मैंने अजाफी बातें समझाई। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यूज होने वाले कांस्टेंट की वो एक नंबर होता है, वो कांस्टेंट, उसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। So, dimensionless does not give any information about the constant of proportional used in algebraic expression. इसको स्टॉप। तो बच्चा वो कांस्टेंट जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आते हैं वो जस्ट एक नंबर होते हैं और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। लिहाजा नो डायमेंशन एनालिसिस does not give any information about the constant of proportionality used in algebraic expression, because
Constant of proportionality used in algebraic expression are just number, they are unitless and dimensionless. बस इतना सा जवाब होगा इसका, लंबी लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देख लें, ये 10 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ओल्ड सेइंग इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद गिव द ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करें, अगला क्वेश्चन है। तो बच्चों ये तो मैंने बड़े डिटेल में करवाई हुई, शार्ट से यहाँ पे भी लिख देता हूँ। प्रेशर की डायमेंशन ऑफ प्रेशर, क्वेश्चन नंबर है ये 8। प्रेशर, since we know that pressure is equal to force per unit area, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आ जाएगा, तो डायरेक्ट करूंगा मैं इसको, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी इनवर्स के डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया एल सके। एल सके जब ऊपर जाएगा तो -2 + 1, तो ये आ जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स। और डेंसिटी की डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, मास की जगह m और वॉल्यूम की जगह -L3। डायरेक्ट सॉल्व किया ये, चूंकि मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाए हुए हैं तो इसलिए ये डायमेंशन ऑफ प्रेशर डेंसिटी हो गई। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, और ये भी आप लोग कर चुके हैं। Which one equation is correct? लास्ट शार्ट क्वेश्चन ये हमारा, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन दुरुस्त है, ये हमने करना है 9। एक है f इज इक्वल टू वी लेमडा, एक है f इज इक्वल टू वी बाय लेमडा। वेर f क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम की है, ये भी टाइम है, स्पेसिफिक टाइम, हर टाइम पीरियड नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो एक स्पेसिफिक टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। इसकी डायमेंशन भी क्या आ जाएगी, टी इनवर्स, यानी डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाले तो ये आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट टी इनवर्स। वेवलेंथ लेंथ है, तो लिहाजा लेमडा की डायमेंशन क्या होती है बेटा, हाफ लेमडा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एल। और वेलोसिटी की क्या होती है वो आपको पता है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी होती है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट एल की इनवर्स। अब बेटा ये मैंने फ्रीक्वेंसी की भी लिख दी, वेलोसिटी की भी लिख दी, वेवलेंथ की भी लिख दी। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है टी इनवर्स, और वेलोसिटी की डायमेंशन है, बल्कि शायद आपको समझ ना आए, थोड़ा सा लिख देता हूँ, बात बच्चों को समझ भी नहीं आती थी। f इज इक्वल टू वी लेमडा, तो डायमेंशन ऑफ f टी इनवर्स, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी इनवर्स, डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ एल। ये बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मुझे असाइनमेंट भी भेजी हुई है, अच्छा किया हुआ साथ। एल एंड 12 क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी इनवर्स, तो दोनों तरफ की डायमेंशन इक्वल नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इसी तरह f इज इक्वल टू v लेमडा, v बाय लेमडा, तो डायमेंशन ऑफ f हमारे पास क्या आ गई, t इनवर्स, v आ गई l t इनवर्स, और लेमडा क्या आ गई l, l और l कैंसिल हो गए, सो t इनवर्स और t इनवर्स ऑफ इक्वल, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो लिहाजा कौन सी f इज इक्वल टू v बाय लेमडा इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, और ये बाकायदा है भी है।